गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है। विधान परिषद होता है क्या? किसी भी राज्य में विधान परिषद का एक अलग पद होता है। जैसे विधानसभा होता है, जैसे लोकसभा और राज्यसभा। केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा है, उसी तरह किसी भी राज्य में भी विधानसभा राज्यसभा के स्तर का ही एक विधान परिषद बनाया जाता है, जिसमें एमएलसी लोग बैठते हैं। उसमें 1/6 भाग जो होता है ना, वो राज्यपाल मनोनीत करते हैं, वो राष्ट्रपति के कहने पर मनोनीत करते हैं। चलो हम आज उसी के बारे में जानेंगे। एक सूत्र में पूरे देश में कितने विधान परिषद हैं, उन सभी के बारे में जानेंगे। इसका एक सूत्र होता है जिसमें कहा जाता है तेल बिका यूपी में। सिंपल सूत्र है, तेल बिका यूपी में। तेल से तेलंगाना, बी से बिहार, क से कर्नाटका, आ से आंध्र प्रदेश, यूपी तो यूपी है ही, म से महाराष्ट्र। ये सभी राज्य कब कब बने? 2014 में तेलंगाना बना, उसके बाद जाके 1912 में 22 मार्च 1912 आज ही के दिन हम बिहार, इसके बाद बिहार पर भी वीडियो बनाएंगे। बिहार में क्या क्या है, बिहार कब बना, बिहार के लिए क्या क्या फेमस है, बिहार के कौन कौन से लोग इंपॉर्टेंट है, किस किस लोगों को, बिहार के कौन कौन से लोग हैं जो हमारे लिए आदर्श है, उनके बारे में भी जानकारी लेंगे। उसके बाद 1956 में कर्नाटका बना, आंध्र प्रदेश 1953 में। ये ऐसा राज्य है जो भारत का पहला राज्य है जो भाषा के आधार पर बना था। यहाँ का एक व्यक्ति थे जिसका नाम था पट्टू श्री रामुल्लू। वो 52 दिन तक भूखे रह के अपने राज्य के लिए मांग किए थे और उनका कहना था कि आंध्र प्रदेश एक राज्य बनाया जाए। बाद में उनकी देहांत हो गई, जिसके कारण बहुत सारा दंगा फसाद हुआ। उसके बाद ये राज्य बनाना पड़ा, भारत सरकार को इस राज्य को बनाना पड़ा। उसके बाद आ जाता हमारा यूपी, जो 1950 में बना था। हमारे देश गणतंत्र होने से 2 दिन पहले ही यूपी का गठन हो चुका था। उसके बाद आ जाता महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का गठन हुआ था 1960 में। महाराष्ट्र का गठन किया गया था मराठियों के कारण। चलिए, तेल बिका यूपी में, सूत्र याद हो गया। अब हम चलते हैं बिहार पे। बिहार वो धरती है जहां से कहा जाता, आज बिहार दिवस है। 22 मार्च 1912 को बिहार हमारा बिहार बना था, बंगाल से अलग हुआ था, बंगाल प्रेसिडेंसी से। और 2010 से नीतीश कुमार हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जो हैं, वो 2010 के बाद बिहार दिवस मनाना प्रारंभ किए। उससे पहले बिहार दिवस नहीं मनाया जाता था। मनाया जाता था, कहीं कहीं लोग मनाते थे जिसको बिहार से प्रेम होता था। जैसे आज कहीं पे जाने से बिहारी लोग जहाँ कहीं जाते हैं, कहीं जॉब करने जाते हैं, तो वहाँ पे देखता होगा कि बिहारियों को बिहारी करके बुलाया जाता है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि एक बिहारी क्या क्या बताया है दुनिया को। तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि बिहार का गठन हुआ था 22 मार्च 1912 को। लेकिन बिहार को पहले मगध नाम से जाना जाता था। प्राचीन काल में बिहार को मगध सूचित किया जाता था। और बिहार का कुछ क्षेत्र, वैशाली का क्षेत्र जो है, वहां पे वैशाली में लिच्छवी गणराज्य था। वैशाली का लिच्छवी गणराज्य जो था, वो प्राचीन भारत में ही यहाँ पे लोकतंत्र था। जैसे आज हम कहते हैं दुनिया का पहला डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाता अमेरिका। अमेरिका अपने आप को कहता है कि हम 1789 में संविधान बनाए और डेमोक्रेट बन गए, यानी कि हम लोकतांत्रिक देश बन गए। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे बिहार में आज से नहीं, प्राचीन काल में ही लोकतंत्र देखने के लिए मिलता था, वो भी वैशाली के लिच्छवी गणराज्य में। हमारा बिहार दुनिया को लोकतंत्र सिखाया था। ये 600 ईस्वी के आसपास का बात है, जब वैशाली के लिच्छवी गणराज्य लोकतांत्रिक नियम के अनुसार चलता था। वहां पे लोकतंत्र के अनुसार राजा बनाया जाता था। उसके बाद हमारे बिहार में ले लीजिए, हमारे बिहार में मगध एक बहुत बड़ा साम्राज्य के रूप में उभर कर आया था। जब हम प्राचीन भारत में महाजनपद के बारे में पढ़ते हैं, तो मगध महाजनपद सबसे ताकतवर महाजनपद में गिनती आता था। जैसे मगध में कुछ वंश शासन किया था, जिसमें से एक, उसका भी एक सूत्र है, हसीन मसूक शाह। इसका एक सूत्र है, हसीन मसूक शाह। इसमें कहा जाता है हर्यक वंश। ह से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जो हुआ था, वो मौर्य वंश का चर्चा हुआ था। सबसे ज्यादा किस वंश का? मौर्य वंश का। इस वंश में कहा जाता है कि ये वंश आज भी इतिहास में गुप्त है। किसी इतिहास में कुछ अलग दिया जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने वाले व्यक्ति थे, उनका नाम था चाणक्य। आज भी किसी के घर में यदि बच्चा बहुत ज्यादा तेज होता है, तो लोग कहता है कि चाणक्य का दिमाग है इसका। यानी कहने का सेंस था कि चाणक्य उस समय बहुत ही शार्प दिमाग के थे, वो बहुत तेज दिमाग के थे। और वो चंद्रगुप्त रास्ते में एक बार एक बच्चा को देखा, वो मगध के राजा, सबसे पहले हमारे नंद वंश के अंतिम शासक थे धनानंद। उसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं। धनानंद जो था, वो एक बार चाणक्य को बेइज्जती करके निकाल दिया था। सिकंदर जो पूरी दुनिया को जीत के मगध पर आक्रमण करने आ रहा था, तो चाणक्य एक बार नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद के पास गया और उसको बोले कि इसे आप जो है समझ जाइए, क्योंकि सिकंदर जो है पूरी दुनिया को जीतते हुए मगध पर आक्रमण करने आ रहा है। तो उसी पे गुस्सा होकर धनानंद कुछ उसके साथ गलत किए, जिसके कारण वो रास्ते में जा रहे थे। तो वहां पे एक रास्ते में उन्होंने देखा कि एक बच्चा जो है बाकी बच्चों को लीड कर रहा था, जो चंद्रगुप्त था। तो उसने ये देखा कि उस बच्चे में लीडर बनने का गुण है, इसलिए वो उस बच्चे के गार्जियन से उस बच्चे को मान लिया। और वो उसके बाद वहां से उस बच्चे को ले गए और उनको कड़ी परीक्षा में से गुजरना पड़ा। कड़ी परीक्षा के बाद इसको सिकंदर के ग्रुप में भेज करके सिकंदर को वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। कुछ कारण होंगे, वो भी हम अगले क्लास में कभी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन आज हम बिहार के बारे में पढ़ते तो ज्यादा डीप नहीं जाएंगे।
तो चंद्रगुप्त जो थे वो सिकंदर के ग्रुप में जाके और सिकंदर को वापस जाने के लिए उनके सेना में ऐसी भावनाएं फैला दी थी, ऐसी अफवाह फैला दी थी, जिसके कारण उनका सेना वापस जाने के लिए मजबूर हो गया। लेकिन उसका जो सेनापति था सिकंदर का, सेल्यूकस निकेटर, जो बाद में चंद्रगुप्त के ससुर जी भी बने, तो उनका वो जानते थे कि कुछ ना कुछ गलत हुआ है, जिसके कारण जब रास्ते में सिकंदर जा रहे थे वापस, तो रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई। तो फिर सारा कार्यभार जो था सेल्यूकस निकेटर के पास आ गया, जो सेनापति थे। तो सेल्यूकस निकेटर फिर से वापस आया मगध पर आक्रमण करने। तब तक में नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को चंद्रगुप्त खत्म करके उसके बाद जाके वो अपना शासन जमा मौर्य वंश की स्थापना कर चुका था। तो जब सेल्यूकस निकेटर वापस मगध पे आक्रमण करने आया तो सेल्यूकस निकेटर हार गया। किससे? तो चंद्रगुप्त से। चंद्रगुप्त से हारने के बाद सेल्यूकस निकेटर मन में सोचा कि इससे बढ़िया योद्धा हमारे पुत्री के लिए कोई नहीं हो सकता, इसलिए उसने अपनी पुत्री हेलेना का शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। और उसके साथ में मेगास्थनीज एक बहुत बड़े कवि माने जाते थे, जिसको उसके साथ में हेलेना के साथ में उस समय मगध की राजधानी हुआ करती थी पाटलिपुत्र उसको भेज दिया गया। और जब मेगास्थनीज पाटलिपुत्र आए तो आजकल भी हम लोग जाते हैं, हम लोग के समाज में भी यदि किसी लड़की का शादी होता है तो तुम देखता होगा कि उसके साथ एक साथ में भेजा जाता है उसके घर के किसी छोटे सदस्य को, तो वो एक गेस्ट बन के जाता है उसके यहाँ। तो उनसे काम नहीं कराया जाता, वो बैठे रहते हैं अपना घूमते फिरते रहते हैं। तो उसी तरह मेगास्थनीज घूमते घूमते पूरे पाटलिपुत्र के बारे में लिखती है, और पाटलिपुत्र में किस प्रकार से व्यवस्थाएं थी, किस प्रकार से वो एक प्रकार से हमारे यहाँ कुटुंब बन के आए थे। और वो एक बुक लिख के चले गए पाटलिपुत्र पे, और वो चंद्रगुप्त के जितने भी चंद्रगुप्त के साम्राज्य में जितने भी कामकाज होते थे उन सब के बारे में वो पूरा लिख के चले गए थे। और उस बुक का नाम रख दिया इंडिका पुस्तक। इंडिका पुस्तक कौन लिखे थे? तो मेगास्थनीज है। और चाणक्य जो थे इनके गुरु थे चाणक्य, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये एक बुक लिखे थे, पुस्तक लिखे थे, जिसका नाम था अर्थशास्त्र के लेखक थे। लेकिन इसका नाम जरूर शास्त्र था, लेकिन उस अर्थशास्त्र में केवल राजनीति के बारे में लिखा हुआ था कि राजकाज कैसे चलाना है, यही सब लिखा हुआ था। तो हमारे मौर्य वंश के भी सबसे प्रतापी शासक जो थे चंद्रगुप्त, वो भी कहाँ से थे? हमारे बिहार से थे। इनके जो पोता थे अशोक, जिन्होंने अखंड भारत पे शासन किया था, ये ऐसे शासक थे जो कलिंग युद्ध में 261 बीसी में लगभग 1 लाख लोगों को काट दिए थे, जिसके बाद इन्होंने अपना हथियार छोड़ दिया था और एक बौद्ध धर्म को अपनाकर एक शांति जीवन जीना चाहते थे। लेकिन अशोक इतने खतरनाक थे कि इनके हथियार छोड़ने के बाद भी 10 साल तक इन पर कोई आक्रमण नहीं किया था मगध पर, फिर भी इनके डर से कोई आक्रमण नहीं करता था, क्योंकि वो जानता था कि कलिंग युद्ध में इन्होंने ही इतने लोगों का नरसंहार किया था। इसलिए अशोक से सभी डरते थे। अशोक भी हमारे बिहार से ही शासन किए थे अखंड भारत पे। उसके बाद हम आ जाते हैं कि हमारे बिहार से दुनिया गोल है। सबसे पहले ये किसने बताया था? एक बिहारी ही बताया था, जिसका नाम था आर्यभट्ट। दुनिया गोल है। एक खगोल शास्त्री थे हमारे आर्यभट्ट जी, जिनका जन्म पाटलिपुत्र में हुआ था। वो दुनिया को बताए थे कि दुनिया गोल है। उन्होंने ही शून्य का भी आविष्कार किया, शून्य भी दिए दुनिया को, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट कहाँ के थे? बिहार के थे। उसके बाद हमारे गांधी जी पहला सत्याग्रह हमारे बिहार के चंपारण की धरती से किए थे। चंपारण सत्याग्रह, हमारे चंपारण सत्याग्रह भी कौन किए थे? गांधी जी। पहला सत्याग्रह था गांधी जी का भारत में, पहला सत्याग्रह था जो बिहार से ही स्टार्ट किए थे। उसके बाद हम आ जाते हैं कि हमारे बिहार के थे जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने भारत छोड़ो क्विट इंडिया मूवमेंट में हजारीबाग जेल से नाखून से कूद कर जेल से भाग गए थे। वो भी हमारे बिहार के थे। बाद में उन्होंने इंदिरा गांधी जब इमरजेंसी 1975 में लगाई थी, तो उस समय संपूर्ण क्रांति का नारा देकर इंदिरा गांधी को मजबूर कर दिया था कि इमरजेंसी हटाने के लिए, जिसके बाद इंदिरा गांधी की पार्टी हार भी गई थी। ये हम पिछले क्लास में बता चुके हैं। जयप्रकाश नारायण भी कहाँ के थे? जयप्रकाश नारायण जी भी हमारे बिहार के थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके बारे में क्या कहना, वो तो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे, जिन्होंने जो बिहार से बिलोंग करते थे। उसके बाद हम आ जाते हैं बिहार में फिर, और बिहार में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बिहार में बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महावीर जी जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकर थे, महावीर 24वें तीर्थकर थे, उनका 23वें तीर्थकर थे, उनका जन्म वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। वो भी बिहार में पड़ता था। महावीर जो जैन धर्म के थे, उनका भी जन्म वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। ये भी हमारे बिहार में ही हुआ था। उसके बाद सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 में 1666 में बिहार के पटना साहिब में हुआ था। बिहार के पटना साहिब में हुआ था। उनका गुरुद्वारा आज भी वहां पे गुरुद्वारा बना हुआ है। उसके बाद हम देख लेते हैं, हाँ, पहली बार
एक मुगल बादशाह फारूक सियर, उनका राज्याभिषेक भी कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। और फारूक सियर ऐसे शासक थे जो अंग्रेजों को मुक्त व्यापार करने के लिए एक मेगना कार्टा टाइप का पत्र बना के दिए थे, जिसको बाद में अंग्रेज मेगना कार्टा के नाम से भी जानते थे। फारूक सियर भी हमारे बिहार में ही आके उनका राज्याभिषेक हुआ था। उसके बाद हमारा बिहार एक चीज़ और के लिए फेमस हुआ था। 1987 से लेके 1996 तक 982 IAS IPS बने थे, जिसमें से 159 IAS IPS केवल हमारे यूपीएससी निकालने वाले कहाँ के थे? हमारे बिहार के। 1987 से 1996 के बीच में सबसे ज्यादा यूपीएससी क्लियर करने वाले विद्यार्थी कहाँ के होते थे? हमारे बिहार के होते थे। हमारे बिहार में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी लोग हमें बिहारियों के नाम से सूचित करते हैं, जो हमें बुरा लगता है। थैंक यू। आज के लिए बिहार स्पेशल बस इतना ही।